गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। और आप लोग आज हमारा जो टॉपिक है वो है हीट एंड टेम्परेचर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो ऊष्मा और तापमान। शुरू करूँ इसके पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मा और तापमान, आज जो टॉपिक है वो है ऊष्मा और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर। तो शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं ऊष्मा और तापमान। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा किसे कहती हैं? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है या एक प्रकार है जो दो वस्तुओं के ताप में अंतर होने के कारण उनके बीच प्रवाहित होती है। दो वस्तुओं के बीच में अंतर होने के कारण उनके बीच में प्रवाहित होती है। ऊष्मा क्या है? दो वस्तुओं के बीच में तापांतर, यानी दो वस्तुओं के बीच में जब ताप में अंतर होता है तो उच्च ताप से, यानी उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में स्थानांतरित होती है या प्रवाहित होती है, ठीक है। आगे बढ़ें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि गर्म पानी को जब हम छूते हैं तो ऊष्मा पानी से, जो गर्म पानी है उससे शरीर में जाती है, प्रवाहित होती है, क्योंकि गर्म पानी का तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है। जबकि ठंडे बर्फ़ के टुकड़े को छुएंगे हम तो उसमें ऊष्मा हमारे शरीर से बर्फ़ के टुकड़े में जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान बर्फ़ के टुकड़े के तापमान से अधिक होता है, ठीक है। तो ऊष्मा समझ में आ गई क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूपांतरण है जो मतलब दो वस्तुओं के मध्य ताप में अंतर होने के कारण उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में स्थानांतरित होती है, ठीक है। आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि लकड़ी की तुलना में जो है लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है। इसीलिए जब हम सर्दियों में लोहे के टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को छूते हैं तो लकड़ी की अपेक्षा लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के टुकड़े में अधिक ऊष्मा होती है, ऊष्मा का अधिक अच्छा चालक है। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, ठीक है। लकड़ी, अभ्रक, ऊन, कपड़ा, कांच, रबड़ आदि वस्तुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ये सुचालक नहीं होती हैं, इनमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ताप की अवधारणा। ताप की अवधारणा, किसी वस्तु का ताप उसकी गर्माहट या ठंडेपन का मापक होता है। किसी भी वस्तु को हम छूकर पता लगा लेते हैं कि वह गर्म है या ठंडी है, तो यह उसके ताप के कारण ही संभव हो पाता है। अर्थात ताप वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम छूकर यह पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ठीक है। ताप को मापने के लिए हम एक यंत्र का उपयोग करते हैं। ताप को मापने के लिए हम एक यंत्र का उपयोग करते हैं। उस यंत्र को तापमापी कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमापी, ठीक है। तापमापी एक ऐसा यंत्र है जो ताप को मापने में प्रयुक्त होता है। वस्तु का ताप मापने में हम जिसका उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तापमापी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मतलब तापमापी हो गया। तापमापी कई तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। जैसे कि सपोज करिए तापमापी कई तरह के होते हैं। तापमापी कई तरह के होते हैं। जो थर्मामीटर हैं, थर्मामीटर, ये कई तरह के होते हैं, 6-7 तरह के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला जो है वो है लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर या लिक्विड तापमापी
या द्रव तापमापी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? द्रव तापमापी या लिक्विड थर्मोमीटर। इसकी विशेषता क्या होती है? यह जो है दो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। पहले नंबर पे पारा यूज़ होता है और या एल्कोहल यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? एल्कोहल या पारा। पारा जो है ये -39 मतलब -39 डिग्री टेम्परेचर से लेके 350 डिग्री सेंटीग्रेड 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मापने में पारे का हम उपयोग करते हैं, लिक्विड पारे का। ठीक है, लिक्विड या द्रव तापमापी में लिक्विड थर्मोमीटर में दो चीज़ें हैं, पारा, ठीक है, तो इसका उपयोग हम करते हैं -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मापने में। दूसरा है एल्कोहल। इसको हम उपयोग करते हैं, एल्कोहल का वो करते हैं -115 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब माइनस में जब ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर मापना हो तो उसके लिए हम एल्कोहल का उपयोग करते हैं द्रव तापमापी में। दूसरा जो थर्मोमीटर होता है, सेकंड थर्मोमीटर है, वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर या हम कह सकते हैं कि पारा तापमापी भी कहते हैं इसको, पारा तापमापी, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो डॉक्टर उपयोग करते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसकी विशेषता क्या होती है? क्लिनिकल थर्मोमीटर शॉर्ट रेंज का होता है, मतलब इसका जो परास होता है वो बहुत छोटा होता है। इससे हम जो है इसमें मुख्यतः पारे का यूज़ करते हैं, मरकरी का उपयोग करते हैं और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को इससे मापते हैं। ठीक है, इसकी रेंज इतनी होती है। आगे तीसरा जो थर्मोमीटर है वो है स्थिर आयतन गैस तापमापी, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस तापमापी या गैस थर्मोमीटर। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन इन गैस का उपयोग कर सकते हैं हम आवश्यक। हाइड्रोजन गैस से -200 डिग्री से लेकर के 500 डिग्री -200 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक माप सकते हैं हाइड्रोजन गैस का उपयोग। नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके जो है 1500 डिग्री मतलब 500 से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को माप सकते हैं। और हीलियम का उपयोग हम तब करते हैं जब बहुत मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को, -200 से नीचे के टेम्परेचर को मापना हो, तब हम किसका उपयोग करते हैं? तब हम हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। अगला तापमापी है वो है आपका प्लेटिनम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता है प्लेटिनम तापमापी की कि इससे हम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर आराम से माप सकते हैं। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर आराम। नेक्स्ट है वो है थर्मोकपल थर्मोमीटर, ताप युग्म तापमापी, ताप युग्म तापमापी।
ठीक है, थर्मोकपल थर्मोमीटर। इसकी विशेषता क्या है, ये सीबेक इफेक्ट पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट, सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, ये सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है और इससे -200 से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हम लोग माप सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अगला है, वो है संपूर्ण विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, संपूर्ण विकिरण तापमापी को जो है हम टोटल रेडिएशन पायरोमीटर भी कहते हैं। इसको टोटल रेडिएशन पायरोमीटर भी कहते हैं, पायरोमीटर भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है, ये जो है स्टीफेंस के नियम के आधार पर है, स्टीफेंस लॉ पर आधारित है। इससे हम 800 डिग्री से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर माप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो लास्ट है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर, इसकी क्या विशेषता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर बेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, WEIN, बेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पर आधारित है और ये 800 से लेकर 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर इससे हम माप सकते हैं। आगे बढ़ें। ठीक है, ये तो होगा सभी प्रकार के तापमापी। अब एक क्वेश्चन और है, एक है, सॉरी आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन और है, तापमापन के विभिन्न जो है क्या बोलते हैं, विभिन्न संबंध हैं, लेकिन इसके पहले हम परम शून्य ताप की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, परम शून्य ताप की बात कर लेते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है, भौतिक विज्ञान में अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं होती है, मतलब कितना भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम तापमान एक निर्धारित है। ठीक है, और इसे ये परम शून्य ताप कहते हैं और ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब थर्मोस्टेट क्या है, थर्मोस्टेट ये यंत्र या युक्ति है जो किसी भी बंद तंत्र का तापमान स्वनियंत्रित रखता है या नियत रखता है। जैसे कि हम फ्रीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनमें इसका उपयोग तापमान को नियत रखने, कांस्टेंट रखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, थर्मोस्टेट का। अब तापमान के विभिन्न पैमाने हैं, तो पैमाना पहला है सेल्सियस, जिसका निम्न बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है और हाई पॉइंट उच्च बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हम सेल्सियस में जल का हिमांक बिंदु देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका निम्न बिंदु है और हाई बिंदु या हाई पॉइंट या उच्च बिंदु है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बीच में 100 खंड होते हैं या 100 भाग होते हैं, इसके बीच में 180 भाग होते हैं, इसके बीच में 80 भाग होते हैं। ठीक है, इसके बीच में 100 भाग होते हैं, अभी बता देंगे। र्यूमर है तीसरा, इसका निम्न बिंदु है 0 डिग्री र्यूमर और उच्च बिंदु है 80 डिग्री र्यूमर और इसमें 80 भाग होते हैं। आगे बढ़ें तो हम देखते हैं केल्विन है अगला, 273 केल्विन जो है इसका निम्न बिंदु है, 373 केल्विन उच्च बिंदु है, इसके बीच में 100
भाग होते हैं। ठीक है, अब है रेनकाइन। रेनकाइन 492 डिग्री रेनकाइन निम्न बिंदु और 672 रेनकाइन उच्च बिंदु, 180 भाग इसमें भी होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में जो संबंध है, विभिन्न पैमानों के बीच में संबंध है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको थोड़ा पढ़ लें तो इससे क्या है कि हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके बीच में जो संबंध होता है C/100 मतलब सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180 इज इक्वल टू के केल्विन -273 अपॉन 100 बराबर रेन ट्यूमर अपॉन 80 बराबर रेनकाइन और -492, मतलब इसका प्रारंभिक या निम्न बिंदु जो है वो, ठीक है, अपॉन 180। अब सपोज करिए कि हमें इन दोनों को कन्वर्ट करना है। जैसे कि मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसको हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो कैसे इससे बदल सकते हैं? इसी फॉर्मूले को रख दीजिए, फ़ारेनहाइट में बदल देंगे। फ़ारेनहाइट में जब हम बदलेंगे तो मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, जैसे मनुष्य का 37 डिग्री है टेम्परेचर बॉडी का, उसको हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो F -32 अपॉन 180, तो इसको कर लीजिए आप हल। 180 तो इसका हो जाएगा 37 इंटू 180 और ये हो जाएगा 100F बराबर -3200। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे हम लोग, तो ये 6660 और ये आएगा 3200 अपॉन 100 हो जाएगा। तो लगभग इसका मान आएगा वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर जो होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री ही होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया संबंध। अब है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या होती है, इस पर बात कर लेते हैं। किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन के लिए वह पदार्थ ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा को अवशोषित या रिलीज करता है। मतलब या तो अवशोषित करेगा ताप परिवर्तन के लिए, या जो है उसको रिलीज करेगा तो कम हो जाएगी, अवशोषित करेगा तो ऊष्मा बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। अब ऊष्मा की यही निश्चित मात्रा उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, उस पदार्थ की ऊष्माधारिता है। किसी पदार्थ के ताप में डेल्टा टी परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डेल्टा रेडियन हो तो जो है ऊष्माधारिता S बराबर डेल्टा रेडियन अपॉन डेल्टा टी। S बराबर डेल्टा रेडियन अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा रेडियन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण। ताप में अंतर के कारण ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती रहती है, और या एक ही वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है। ठीक है, इसे ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। ये बात हम पहले ही समझा चुके हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों के द्वारा होता है। नंबर 1 चालन, नंबर 2 संवहन और नंबर 3 विकिरण। ठीक है, आगे बढ़ें तो हम अब पढ़ते हैं चालन या कंडक्शन। ये जो है
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी वस्तु के भिन्न भिन्न भागों को का ताप भिन्न भिन्न होता है। उच्च ताप वाले कण क्या करते हैं कि अपने संपर्क में रखे हुए, जैसे उच्च ताप वाला ये कण है और ये भी, तो ये उच्च ताप वाला है, ये निम्न ताप वाला। तो उच्च ताप वाले जो कण होंगे वो अपने संपर्क में उच्च ताप वाले कण अपने संपर्क में रखे हुए निम्न ताप वाले कणों को ऊष्मा प्रदान कर देते हैं, इससे ऊष्मा इसमें आई। जैसे फलस्वरूप अगर हम बात करें ठीक है चालन की, जैसे कोई छड़ है, ले लेते हैं, ये छड़ है, इसके एक किनारे को हम पकड़ लेते हैं हाथ में, एक किनारे को हाथ में पकड़ लेते हैं और हाथ में पकड़ के इस किनारे को हम आग में जो है गर्म करते हैं। तो कुछ समय बाद ये किनारा भी इसका गर्म हो जाएगा, ठीक है, ये किनारा भी जो है गर्म हो जाएगा। ये चालन के कारण होता है, ठीक है। तो ठोस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः ठोस और पारे में ऊष्मा का स्थानांतरण केवल ठोस और पारे में, सॉलिड और मरकरी में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण केवल चालन विधि से होता है। किसके द्वारा होता है? केवल चालन विधि द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ें तो ऊष्मा की चालकता, तो ऊष्मा की चालकता के आधार पर जो है दो तरह के होते हैं, सुचालक और कुचालक। सुचालक और कुचालक, जिनमें ऊष्मा अच्छे से प्रवाहित होती है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जितने भी धातु होते हैं वो सभी ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। और अशुद्धि युक्त जल, ये भी ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। अशुद्धि युक्त जल या अशुद्ध जल, ये भी ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। कुचालक हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिनमें ऊष्मा अच्छे से जो है प्रवाहित नहीं होती है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को बताए थे, कांच, रबड़ और वो सब, तो वो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऊष्मा के कुचालकों के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो उन पे हम बात करते हैं। आगे बढ़ें तो देखते हैं कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं तो ऊष्मा के कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं, ठीक है। जैसे कि व्यवहारिक अनुप्रयोग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धातु होती है, मेटल है कोई भी, ठीक है, वो अच्छे चालक होते हैं। बर्तनों में रखे हुए पदार्थ वातावरण से ताप परिवर्तन के कारण ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहता है। देखो हम जब देखते हैं कि अगर हम मतलब किसी धातु के बर्तन से चाय पिएंगे तो जलने लगते हों, और मिट्टी चीनी के बर्तन से पीते हैं तो नहीं जलते हैं। तो इसका कारण भी चालकता या चालन ही होता है। अब मोटा कंबल ओढ़ लो आप और पतली पतली परतों वाले 3-4 कंबल ओढ़ लो, तो उनमें जो है आपको एक मतलब महत्वपूर्ण बात ये नज़र आएगी कि जो पतली पतली परतों वाले कंबल होंगे उनमें ऊष्मा जो है शीत ऋतु में जब मोटा कंबल ओढ़ने की अपेक्षा हम 2 या 3 पतली परतों वाले कंबल ओढ़ते हैं तो अधिक सुरक्षा होती है, सर्दी नहीं लगती। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, एयर तो ऊष्मा की कुचालक है, सही बात है। ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है। जबकि 2-3 कंबलों की परतों के बीच ऊष्मा रोधी का कार्य करती हैं वो
जो 2-3 परतें, और उनमें ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है। अब दूसरा जो ऊष्मा स्थानांतरण का मेथड है वो है संवहन। संवहन जिसे हम कन्वेक्शन भी कहते हैं। कन्वेक्शन क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। द्रव और गैस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लिक्विड और गैस, इसके अणु संवहन की क्रिया में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। जबकि द्रवों और गैसों में एक स्थान का ताप दूसरे स्थान के ताप से जो है अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना मतलब अधिक हो जाता है तो वहाँ के अणु घनत्व तो कम हो जाने के कारण ऊपर उठने लगते हैं, और जब ऊपर उठेंगे तो रिक्त स्थान पर कम ताप वाले अणु आ जाते हैं। जैसे ये अणु हैं कुछ, ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ स्थान खाली होगा, जब ये स्थान खाली होगा तो यहाँ का मतलब कम ताप वाले अणु आ जाएंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि साम्य स्थापित ना हो जाए, सामान्य अवस्था ना हो जाए। ठीक है, विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैस ऑर्गन भर देने से ये जो है क्षमतावान हो जाते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल मान लीजिए। तो साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।